हेलो फ्रेंड्स। देखिए, ये घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है और इसमें विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस प्रारंभिक परीक्षाओं में जो गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनका व्याख्या सहित दिया गया है और व्याख्याएं आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और इनमें से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। मेरी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता के लिए घटना चक्र ने विशेष योगदान दिया था और अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ए में है कनिष्क द्वारा। ये प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। क्वेश्चन की थीम ये है। तो ए में दिया है कनिष्क द्वारा, बी में दिया है हर्ष द्वारा, सी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और डी में दिया है समुद्रगुप्त द्वारा। देखिए, इन सभी राजाओं ने एक बहुत बड़े भूभाग पर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मगध के सम्राट। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने भारत के बृहत्तर भाग पर शासन किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य की सीमा थी वो ईरान से भी मिलती थी, या नहीं, आप ये मान के चलिए कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस समय भारत में था जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य राज्य कर रहे थे मगध पर। उसने ही भारतीय उपमहाद्वीप को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। ठीक है, दक्षिण में कर्नाटक तक इनका भूभाग फैल गया था और पूर्वोत्तर में केवल असम, मणिपुर, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, केवल ये ही अलग थे। बाकी आज का जो संपूर्ण भारत है उससे भी बड़ा भूभाग चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अधीन था भारत में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया है अशोक, सी में दिया है कनिष्क और डी में दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए, जो ये सभी राजाओं के नाम हैं, उस समय इन्होंने भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित की थी और बृहत्तर भूभाग पर इनका शासन था। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पहले भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन सब से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, तो ए आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बिहार पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ठीक है, तो सबसे पुराना जो राजवंश है, अभी हमने देखा है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले राजा थे जिन्होंने भारत के बृहत्तर भाग पर केंद्रीकृत सत्ता स्थापित की थी। तो मौर्य जो साम्राज्य है वो 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और वर्धन साम्राज्य या कुषाण साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें मौर्य साम्राज्य सबसे पहले है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कौन सा साम्राज्य आ जाएगा? कुषाण। मौर्य के बाद कौन आए? कुषाण। उसके बाद कौन आए तीसरे नंबर पर? गुप्त। और चौथे नंबर पर कौन आए? वर्धन वंश। ठीक है, तो इस तरह से क्रम भी आप बना सकते हो अगर किसी प्रश्न में क्रम पूछा जाए कि सबसे पहले से बाद में
निम्नलिखित राजवंशों का क्रम लिखिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसकी व्याख्या है, उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 ईसा पूर्व तक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद वर्धन राजवंश और उसके बाद वर्धन, ठीक है, हाँ, लास्ट वाला वर्धन ही है। तो इस तरह से जो है आपका क्रम बनता है अगर क्रम पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ए में दिया है बिंदुसार, बी में दिया है बृहद्रथ, सी में दिया है अशोक, डी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश का शासन उखाड़कर और मौर्य वंश की स्थापना मगध में की थी। ठीक है, अंतिम शासक घनानंद को परास्त किया था इन्होंने, जो मगध का सम्राट था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। और अशोक का बेटा अशोक के बाद में कौन आता है? बृहद्रथ। ठीक है, ये अंतिम मौर्य सम्राट था जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, बृहद्रथ की, और फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अगर क्रम भी आप बनाना चाहें तो नंबर 1 पे आ जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 पे बिंदुसार, नंबर 3 पे अशोक और नंबर 4 पे बृहद्रथ। ठीक है, तो ये आपका क्रम भी बन जाएगा। तो बिहार पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ए में दिया है भास, बी में दिया है शूद्रक, सी में दिया है विशाखादत्त और डी में दिया है अश्वघोष। ठीक है, तो ये विशाखादत्त है जिसकी किताब है मुद्रा राक्षस। ठीक, तो इनकी पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल तथा कुलहीन कहा गया है। ठीक है, व्याख्या इसकी, विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस, यानी विशाखादत्त की ये लिखी हुई पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल या कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, चंद्रगुप्त मौर्य में और चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय, ये जो नाम है इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये आपके गुप्त सम्राट हैं, समुद्रगुप्त भी गुप्त सम्राट है, और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, तो यूनानी लेखक जस्टिन ने जो सेंड्रोकोटस कहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। ठीक है, तो ये नाम बड़े अजीब हैं, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। ठीक है, तो इनका मैंने तैयार किए थे जिस तरह से, तो विलियम जोन्स। ठीक है, तो जोन्स में जो अनुस्वार है जिसे अंकी बिंदी भी कहते हैं साधारणतः, और जोन्स में से भी आया है। ठीक है, तो इसी तरह से सेंड्रोकोटस में
से भी आया है और ये अनुस्वार भी लगा है इसके ऊपर। तो विलियम जोन्स जो है इसे सेंड्रोकोटस से आप जो है रिलेटेड कर दीजिए, इस तरह से तैयार याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एपियन विलियम जोन्स ने क्या कहा चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस। ठीक है। और एपियन तथा प्लूटार्क ने इनका एक जोड़ा बना लीजिए। ठीक है। तो एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? एंड्रोकोटस। ठीक है। तो एपियन भी ए से बना हुआ है और एंड्रोकोटस भी ए से बना हुआ है। ठीक है। तो एपियन और प्लूटार्क ने क्या कह दिया चंद्रगुप्त मौर्य को? एंड्रोकोटस। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, मैंने भी इसी तरह से याद रखे थे, क्योंकि नाम ये बड़े भयंकर हैं, याद रहते नहीं है, फिर वहाँ पेपर में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अच्छा, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है। किसने? जस्टिन ने। ठीक है। तो देखिए, जस्टिन में भी से आया है और विलियम जोन्स में भी से आया है। तो इन दोनों ने क्या कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस। ठीक है। और एपियन और प्लूटार्क का जो जोड़ा बना है इसमें ए है, तो इन्होंने क्या कह दिया इसको? एंड्रोकोटस। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहा है कि सिकंदर महान की चंद्रगुप्त मौर्य से भेंट हुई थी, या चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से भेंट हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो अभी मैंने बताया था सेंड्रो में भी से आया है और अनुस्वार आया है, और जोन्स में भी से आया है और अनुस्वार आया है। तो इस तरह से जो है आप याद रख लीजिए, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस किसको कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? अभी हमने व्याख्या में ऊपर पढ़ा था, किसने कहा था ये बात? जस्टिन ने। ठीक है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा। इसमें प्लिनी नहीं होगा, स्ट्राबो नहीं होगा और मेगास्थनीज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य या चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सब थे। और कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साम्राज्य को उखाड़कर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये वही चाणक्य कौटिल्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो आपका जो इसमें दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं, अशोक के नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं, राजा जनक के चंद्रगुप्त मौर्य के हाँ, ठीक है, और राजा जनक के नहीं। ठीक है। तो जो कौटिल्य या चाणक्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे हैं, और कुछ समय बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे उनके भी प्रधानमंत्री रहे हैं चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। ठीक है। तो चंद्रगुप्त के शासक बनने के बाद जो चाणक्य या कौटिल्य है, क्या क्या पद थे इनके पास में? कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित, इन पदों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को आसीन किया था। ठीक है। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये जो चाणक्य थे इन्होंने
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें जो राजनीतिक ग्रंथ है, राजनीतिक सिद्धांतों का, ठीक है, इसमें अर्थ जगत से संबंध नहीं है कुछ खास, लेकिन शासन के सिद्धांत दिए हैं इसमें अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो ये राजनीति की पुस्तक है मुख्य रूप से, अर्थ जगत की नहीं है, ठीक है। नाम इसका अर्थशास्त्र जरूर है। ये भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का जो बचपन का नाम था, इसमें देखते हैं, ए में दिया है अजय, बी में दिया है चाणक्य, सी में दिया है विष्णुगुप्त और डी में दिया है देवगुप्त। तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऋषि चाणक्य थे, उन्होंने चाणक्य का जो बचपन का नाम है वो विष्णुगुप्त रखा था, ठीक है। ये आपका, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बाद में प्रोफेसर भी रहे थे, जो आधुनिक पाकिस्तान में है तक्षशिला, ठीक है। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद, नंदवंश के अंतिम सम्राट घनानंद को मगध साम्राज्य से उखाड़ने में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत साथ दिया था। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में चाणक्य को या विष्णुगुप्त को क्या कहा गया? द्विज सर्व, ठीक है, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, ठीक है। द्विज सर्व का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है और चाणक्य पर विशेष ध्यान अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए में दिया है भट्ट स्वामी, बी में दिया है विष्णुगुप्त, तो एक तो विष्णुगुप्त था, सी में दिया है राजशेखर और डी में दिया है विशाखादत्त। तो बी आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त, ठीक है। आइए, इस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य की एक पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए, ए में दिया है आर्थिक संबंध, नहीं, अभी मैंने ऊपर बताया। बी में दिया है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ठीक है। और सी में दिया है विदेश नीति और डी में दिया है धन संचय। तो धन संचय भी नहीं था, विदेश नीति भी नहीं थी, आर्थिक संबंध भी नहीं था। तो इसमें शासन के सिद्धांत दिए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ई। अच्छा, इसकी व्याख्या है, कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत, जिसमें स्वामी आमात्य, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में? नंबर 1 स्वामी, नंबर 2 आमात्य, नंबर 3 जनपद, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 कोष, नंबर 6 दंड, नंबर 7 मित्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि तथा शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी दिया है आत्मकथा,
और सी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, और डी दिया है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो अभी हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद नहीं, दुर्ग नहीं, मित्र, हाँ मित्र था, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सप्तांग सिद्धांत तो आप तैयार कर लीजिए। सप्तांग सिद्धांत में से क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाते हैं, कथन कारण के रूप में भी, और जैसे कथन दे दिया 1 2 3 4, या निम्न में से कौन राज्य के सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र के अनुसार नहीं है, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। तो आप कई डायमेंशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप तैयार कर लीजिए। सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? 7 हैं। व्याख्या क्या कहती है? सुहृद या मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला अंग है जो मित्र है या सुहृद। सुहृद या मित्र राज्य का कौन है? राजा के मित्र शांति और युद्धकाल में दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज आदर्श और कर्मिक मित्र में विभेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश असंभावी है, ऐसा चाणक्य या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मित्र के विषय में कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए में दिया है आर्थिक जीवन। मैंने मना कर दिया था कि अर्थशास्त्र जो है नाम इसका ज़रूर अर्थशास्त्र है, लेकिन ये आर्थिक जीवन से संबंधित पुस्तक नहीं है कौटिल्य की। बी दिया है राजनीतिक नीतियाँ, हाँ राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। तो सी में दिया है धार्मिक जीवन, और डी में दिया है सामाजिक जीवन। तो ये बी आंसर हो जाए इसका, राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है ये, और इसमें सप्तांग सिद्धांत भी दिए गए हैं। सप्तांग सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्री और मेंस के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो ये कथन दे दिए गए और कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार ये कथन कौन से सही हैं आपके? नंबर 1 दिया है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका ठीक हो गया। बी दिया है दूसरा दिया है इसने स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा दिया है कथन इसने यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ऐसा प्रावधान उस समय मौर्य साम्राज्य में नहीं था कि जो दास स्त्री थी अगर उसके मालिक के संसर्ग से उस स्त्री को पुत्र पैदा हो जाए तो वह पुत्र अपने मालिक का पुत्र कहलाने का कानूनी हकदार हो जाए। ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। किस में दिया गया है?
ये ए में दिया गया है, केवल 1 और 2। IAS प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या है इसकी। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। ठीक है। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। लेकिन आज अगर पैदा हो जाए इस तरह से, तो अकॉर्डिंग टू लॉ, वर्तमान समय में जो कानून है, तो उसको पिता माना जाएगा। ठीक है। लेकिन मौर्य काल में ऐसा प्रावधान नहीं था कि पुत्र जो पैदा हुआ है उसे अपने पिता का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाए। आज पैदा करके देखो, आज तो घर प्रॉपर्टी सब में से हिस्सा मिल जाएगा, उसको अधिकारी हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ठीक है। ए में दिया है कालिदास का मालविका का अग्निमित्रम, बी में दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी में दिया है वात्स्यायन का कामसूत्र, और डी में दिया है तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लर। ठीक है। तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की गई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, यूपी PCS में पूछा गया है क्वेश्चन, और इसकी व्याख्या कोई विशेष नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसके शासनकाल में डीमेकस या डाइमेकस भारत आया था? ठीक है। तो ये डाइमेकस जो है बिंदुसार के समय में भारत आया था, और ये सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम जो थे उसका दूत था, राजदूत। ये बिंदुसार की राजसभा में आया था। ठीक है। इसने मैगस्थनीज का स्थान लिया था। व्याख्या है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस या डीमेकस नाम का अपना राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए में दिया है बुद्धघोष की समंत पासादिका, बी में दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी में दिया है पाणिनि की अष्टाध्यायी, और डी में दिया है इसने पतंजलि का महाभाष्य। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बुद्धघोष की समंत पासादिका। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, MPPCS 2020 में क्वेश्चन आया है। व्याख्या है इसकी, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्धघोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यवदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती या उज्जैनी का उपराज्यपाल या वायसराय, कुछ भी कह लीजिए, था। बुद्धकाल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ए में दिया है ईंटों का, बी में दिया है पत्थर का, सी में दिया है लकड़ी का, डी में दिया है मिट्टी का। तो देखिए ये लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना जिसको कहते हैं, बिहार की राजधानी है वर्तमान में,
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना था। तो सी आंसर हो जाएगा लकड़ी का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में पटना या पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदी बाग में लकड़ी के प्राचीर के अवशेष एवं कुम्भहार में 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार के अवशेष मिले, जिसके फर्श में लकड़ी के प्रयोग का प्रमाण प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर का परकोटा, नगर का परकोटा किसे कहते हैं? चार दीवारी। तो बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद, राजप्रसाद किसको कहते हैं? महल को। तो महल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? कुम्भहार से। और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है। वैशाली में नहीं, पाटलिपुत्र में हाँ, बाकी तो छोड़ ही देते हैं। पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कपिल वस्तु का, बी पाटलिपुत्र का। अभी पढ़ा है ऊपर, बी पाटलिपुत्र का। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीब्रोथा नाम दिया गया था? तो ए में दिया है पुरुषपुर, बी में दिया है पाटन, सी में दिया है अहिछत्रपुर और डी में दिया है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये पोलीब्रोथा जो है पाटलिपुत्र को यूनानी ग्रंथों में प्राचीन नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, व्याख्या इसकी। यूनानी ग्रंथों में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया गया था। पाटलिपुत्र मौर्य काल में अत्यंत प्रसिद्ध और विशाल राजधानी थी। पाटलिपुत्र आज वर्तमान समय में जो बिहार की राजधानी पटना है उसको पाटलिपुत्र प्राचीन समय में कहते थे, मौर्य काल में। ठीक है, अच्छा, इसलिए विदेशी यात्रियों लेखकों के वर्णन में यह नाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? ठीक है, देखिए अशोक ने तो कलिंग युद्ध जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बिंदुसार के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कुणाल के समय में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ये सब आपके मौर्य सम्राट। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी आंसर हो जाएगा आपका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों और जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। तो किससे जानकारी होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी? अशोक के अभिलेख और जैन एवं तमिल साक्ष्य। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपकी बार कि दक्षिण भारत में जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी, तो इसकी सूचना कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कथन के रूप में पूछा जा सकता है, कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है और सीधा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अच्छा, दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हम चंद्रगुप्त मौर्य को ही देते हैं, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में याद नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, और
भद्रबाहु के नेतृत्व में अंतिम समय में जब मगध में अकाल पड़ा था तो कर्नाटक चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इससे भी पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्षिण भारत के विजेता थे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा ये भी गुजरात में है, गुजरात तो है ही, और महाराष्ट्र आधुनिक महाराष्ट्र। ए दिया है हर्ष, बी दिया है स्कंदगुप्त, सी दिया है विक्रमादित्य, डी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो देखिए, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे पश्चिमी भारत पर इसका अधिकार प्रमाणित होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और जैन ग्रंथों के अनुसार भी जो है सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार स्पष्ट होता है। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसके राज्यपाल ने सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण कराया था, ये भी सूचना मिलती है। ठीक है। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। ठीक है। जो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ईरान तक इसकी सीमा लगती थी, और वर्तमान अफ़गानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के भाग थे। ठीक है। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ठीक है जी। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। तो अवंती विजय किसने की थी? अशोक ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का भी अधिकार था इस पे। अच्छा, उसकी मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। ठीक है। तो केवल ये केरला और आपका इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बचा, और नॉर्थ ईस्ट का भाग बचा। बाकी सब ईरान की सीमा तक मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो ए में दिया है सुसीम, बी में दिया है सांची, सी में दिया है रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, और डी दिया है विष्णुगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का तो था बिंदुसार बेटा, और बिंदुसार का कौन कौन थे? अशोक और सुसीम। तो सुसीम जो है पोता हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। अशोक का भाई था ये सुसीम। और सांची का जो स्तूप बनवाया है ये अशोक ने बनवाया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया है। अच्छा, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी देता है, और बल्कि रुद्रदामन के जूनागढ़ जो अभिलेख है तो इससे पता चलता है कि इसका जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, इसने सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र में कराया था। ठीक है। तो ये किसका राज्यपाल था वहाँ पर सौराष्ट्र में? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौन? पुष्यगुप्त। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है। और विष्णुगुप्त जो हैं ये इनके गुरु थे,
प्रधानमंत्री, महामंत्री, पुरोहित, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने बनवाया है, ये अशोक से संबंधित है, मौर्य सम्राट है हालांकि अशोक भी, और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। तो ये बी आंसर हो जाए इसका, सांची। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। उपयुक्त विकल्पों में से बी विकल्प सांची चंद्रगुप्त मौर्य से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा था, क्योंकि सांची का महान स्तूप चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक द्वारा बनवाया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक के द्वारा, जिसे बाद में अन्य शासकों द्वारा विस्तारित किया गया। गुप्त सम्राट थे तो इन्होंने सांची के स्तूप को जो है विस्तार दिया। ठीक है, अच्छा, और इसका सीधा संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है। सांची के स्तूप का संबंध सीधा चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त का पोता था, और अशोक का भाई था ये सुसीम। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के युग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पश्चिमी प्रांत के अधिपति या राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आईएएस में आईएएस परीक्षा में लेटेस्ट पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख और ये सुदर्शन झील का निर्माण, ये कथन कारण में क्वेश्चन था। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पश्चिमी प्रांत के जो राज्यपाल थे इसके, चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्त, इनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र में कराया गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से सीधा संबंध है। और विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, जो भी नाम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, प्रधानमंत्री, प्रधान पुरोहित, ये सब थे। ठीक है, और उसके मुख्य रणनीतिकार थे। इन्होंने ही जो है घनानंद को पराजित करवाने में, बल्कि नंदवंश को समूल नष्ट करने में इसका चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था। अभिलेख 27 में, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है, तो ए दिया है कलिंग शिलालेख, बी दिया है अशोक का गिरनार शिलालेख, और सी दिया है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सौराष्ट्र में, जो गुजरात में है, जो पश्चिम में आता है, वहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सी आंसर आपका हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र या गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वेश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख है ये, सौराष्ट्र गुजरात में। इससे क्या सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त, इसने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 28, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अभी हमने ऊपर पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर गुजरात में जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, वहाँ के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उनका वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है।
ठीक है, तो इसमें ए में दिया है ग्रीक विवरणों से नहीं, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से हाँ, और जैन परंपरा से नहीं, और अशोक के स्तंभलेख सेकंड से भी नहीं। ठीक है, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे सौराष्ट्र के, उन्होंने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन क्या कहता है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया है समुद्रगुप्त, और सी में दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और डी में दिया है बिंबिसार। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के जो सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे, ठीक है, पुष्यगुप्त, इन्होंने कराया था। तो यहाँ पर पुष्यगुप्त का तो नाम दिया नहीं है, लेकिन क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे वो, तो नाम तो राजा का ही होता है, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये उत्तर है आपका 30। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? ठीक है, तो जो ये सेल्यूकस निकेटर था, ये सिकंदर का प्रतिनिधि था पश्चिमोत्तर प्रांत में। ठीक है, वहाँ पर शासन कर रहा था। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। बाद में हालांकि संधि हो गई थी, और उसके पश्चात सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए थे। देखिए, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, और संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में क्या दिया इसे, हेरात प्रांत या एरिया जिसे कहेंगे, और अराकोसिया, इसे कंधार कहते हैं आज के समय में, और जेड्रोसिया, ठीक है, पेरोपनीसडाई, ये काबुल का क्षेत्र है। ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर ने ये 4 प्रांत दिए थे दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को, और अपनी बेटी की शादी की थी। तो ये MPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है।